जो केस मैम, जो ये केस है इसमें आपने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल को कोई मोड नहीं माना और जो है अगेंस्ट में एग्जीक्यूटिव के दे दिया डिसीजन कि वो उनका हाँ ड्यूटी है, उनको करना है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल उनको करना है। ठीक है भाई, उन्होंने ये कहा ना म्यूनिसिपैलिटी ने कि भाई हमारे पास फंड नहीं है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फाइनेंशियली इनएबिलिटी कोई ग्राउंड नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी से बचो। ठीक है, आपको अपनी लायबिलिटी फुलफिल करनी ही करनी होगी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करिए। तो मैम प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना उससे, अगर किसी की फाइनेंशियल है तो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं। कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया पर आउटपुट इज जीरो। नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि इस केस में आउटपुट वाज जीरो? भाई अगर कोर्ट कह रही है अगर आउटपुट जीरो होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैम कि फाइनेंशियल के लिए अगर उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, सपोज आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं होंगे, तो एग्जीक्यूटिव करेगा क्या? अरे भाई कोई और तरीका अपनाओ, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम को टैक्स, फिक्स वो करो। क्या है, म्युनिसिपल टैक्स बढ़ा लेंगे ना, वो तो पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उनको फाइनेंशियल कमी कौन सी हो रही है। उसको वो भी तो किसी भी रिस्क- तरह से अपना मैनेज करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना, वो चाहे कैसे भी मैनेज करे, चाहे अपनी वो सैलरी से दे वो, सैलरी लेकिन दें, करना तो प्रॉपर्टी पड़ेगा बेच ना। के करे, जो प्रॉपर्टी भी बेच के उनके दे पास जैसे भी। हाँ, जो भी उनके पास फंड है जैसे भी है उसको उनको मैनेज करना पड़ेगा। और डाइवोर्स स्टाइल हो गया मैम ये बिल्कुल। कोई भी, हाँ मतलब आप कह सकते हो, लेकिन मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें तो स्पेशली बोला गया है ना, या फाइनेंशियल वाला मैटर तो। हाँ जी, स्पेशली बोला गया है इसमें। ठीक है ना। और कोर्ट ने मेनली ये बोला कि भाई मजिस्ट्रेट जो है वो एक्टिवली यूज करेंगे अपनी न्यूसेंस के जो प्रोविजंस है इन्वायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और म्यूनिसिपैलिटी जो भी एक्सक्यूज दे रही है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 152 के बाद में सेक्शन 153 BNSS 153 जो है ये बेसिकली बात करता है प्रोसीजर की, कि भाई जो कंडीशनल ऑर्डर इशू हुआ है सेक्शन 152 में, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, उसको कैसे सर्व किया जाएगा। जो नोटिस इशू किया गया है कंडीशनल ऑर्डर, तो इसमें ये है कि या तो पर्सनली भी आप नोटिस इशू कर सकते हो, या फिर समन के थ्रू भी किया जा सकता है अगर पॉसिबल नहीं है, इवन दो पब्लिक प्रोक्लेमेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, या किसी भी जो भी सुटेबल प्लेस है जिसको कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट बोलते हैं कि जहां पे इजीली पढ़ा जा सके, वहां पे उसको एफिक्स भी किया जा सकता है, यानी कि स्टिक किया जा सकता है। ये सेक्शन 153 है, इसमें हमारे काम का ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर? यस मैम। जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन 163 BNSS का, प्रिवेंटिव पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी का सेक्शन 144 होता था पहले, अभी सेक्शन 163 है। ये कहता है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब कि अगर अर्जेंट केसेस आते हैं न्यूसेंस के या खतरा होने की आशंका की, तो सेक्शन 163 के अकॉर्डिंगली जो मजिस्ट्रेट है वो इमीडिएट ऑर्डर इशू कर सकता है अर्जेंट सिचुएशंस में, जहां पे कि इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए थ्रेट हो। वैसे जो सेक्शन 144 था या 163 है, इसमें इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ और भी एक्टिविटीज है, जैसे ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी या पब्लिक ऑर्डर। आपने एक बहुत ही कॉमन सी चीज सुनी होगी न्यूज़पेपर्स में भी या वैसे भी, कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे धारा 144 एप्लीकेबल कर दी है ना, कि भाई उसमें क्या होता है कि आप 4 लोग जो हैं एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। इलेक्शंस के टाइम पे मेनली आप लोग सुनते होंगे ना कि सेक्शन 144 एप्लीकेबल हो गया, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? जी मैडम, धारा 144 लगा दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। धारा 144 लगा दी ना, ये वही धारा 144 है। अब ये धारा 144 नहीं है, अब ये धारा 163 है। ठीक है मैडम एक मिनट और, जी बताइए। जो ये आप बीएनएस बता रहे हो, यहाँ जैसे यूनिक की सीरीज में सेक्शन ये लिख रखा है 21, 23, 38, तो ये पुराने वाले ही होंगे ना सेक्शन? तो
21, 22, 20 ये कहाँ से? BNSS कह रही हूँ मैं, BNS नहीं हाँ, बोल रही। मैं वही कह रहा हूँ, इसने अभी BNSS वो नहीं किया होगा ना इम्प्रूव, यूनिक की जो लॉ सीरीज है उसने। नहीं 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 नहीं, इसमें तो 21 नहीं ना, इम्प्रूव ना भी करे तब भी ये सेक्शन नहीं आने हैं, इसमें तो गलत दे रखा है फिर। कौन सा सेक्शन है जी इसमें आपके अकॉर्डिंग? देखो इसमें है सेक्शन 152, 53, जी जी 163 और 164। ठीक है ये जी, तो पुरानी CRPC में भी 2021 इनमें तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की डेफिनेशन वगैरह ये दी हुई थी, उसका एनवायरमेंट से क्या लेना देना है? मैम ये कॉलेज नोट में ये सेक्शंस नहीं डाले हुए। कॉलेज वाले नोट्स में क्या डाला हुआ है? हेलो, ये मैम आप कंटिन्यू करो और जो भी कर रहे हो आप। चलो ऐसा है, कोई बात नहीं डाले हुए हैं, छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने आप ना सारे नोट्स कंपाइल करके मैं आपको भेज दूंगी। ये मैम जो अभी आपने 144 बताया है, हाँ जी, वो CRPC का 144 अभी है, BNSS का 163 है। हाँ जी, BNSS का 163 है। 144 पहले पुराने वाली CRPC का होता था, जब CRPC इफेक्ट में थी तो पहले धारा 144 का बहुत जिक्र होता था, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे या अगर कहीं पे कोई दंगा हो जाता था तब होता था। तो ये क्यों होता है? ये इन्वायरमेंट पे भी एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऐसी हो रही है जो कि थ्रेट कर रही है, किसको? ह्यूमन लाइफ को थ्रेट कर रही है या हेल्थ को थ्रेट कर रही है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, लॉकडाउन लग गया था, तो ये है इसमें ना? नहीं आ रहा होगा, ये ये 163 में। इसमें ही आएगा, इसके एपिडेमिक इमरजेंसी करके कुछ बोलो इसमें। हाँ, एपिडेमिक इमरजेंसी वो तो अलग चीज हो ही गई, और वो BNS में भी है, मतलब भारतीय न्याय संहिता में भी उसका जिक्र होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको कुछ हद तक कवर कर सकते हैं। हालांकि उसमें तो ना कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था, लेकिन जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था तब तक हम मान के चल सकते हैं कि वो इसमें कवर होता था। तो फिर इसमें ये 4 चीजें मेन कवर हो गई कि आपकी सेफ्टी हो गई, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ह्यूमन लाइफ और हेल्थ। अगर इनको कोई भी नुकसान पहुंचता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो मजिस्ट्रेट जो है तुरंत अर्जेंट केसेस में तुरंत एक्शन ले सकता है। अब इन्वायरमेंट में क्या होगा? इन्वायरमेंटल लॉ में अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो है, अगर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव में देखना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में नहीं जाना है, तो इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि वो जो भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको स्टॉप कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्टिविटीज को ऐसी जो कि इकोलॉजिकल डैमेज कॉज कर रही हैं। अदर देन दिस और क्या कर सकता है वो? जो हार्मफुल गैदरिंग्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनको प्रोहिबिट कर सकता है। अगर कोई हेजार्डस केमिकल ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कहीं पे कोई केमिकल बन रहा है या कोई केमिकल एक्टिविटी हो रही है जो कि हेजार्डस है हेल्थ के लिए, उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 163 ये सारे स्टेप्स ले सकता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन अर्जेंट केसेस। क्लियर हो गया? ये मैम ये कह रहे हो जैसे 152 में वो नोटिस भेजेगा तो 2 का टाइम देगा कि अपने आप ही बंद कर लो अपनी फैक्ट्री, बट इसमें क्या है? 152 में मैं बताती हूँ, 1 कंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, नोटिस भेजेगा कि भाई आप ये कर रहे हो, इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए, आपको नोटिस देगा। हाँ वही आपके वाली बात सही है, 7 दिन 10 दिन का जो भी है नोटिस देगा, है ना? बट ये लेकिन यहाँ तुरंत बंद कर देगा। यहाँ पे 163 जैसे निकला गाड़ी लेके, उसको लगा यहाँ कुछ हो रहा तो इमीडिएटली सील कर देगा, यही ना? जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल इमीडिएटली सील कर देगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस था 1985 का, ओलियम गैस लीक हुई थी। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो थी दिल्ली में 1985 में, उस समय पे क्या हुआ था कि इन लोगों को बहुत इंजरी हुई थी और पैनिक सिचुएशन हो गई थी। तो MC मेहता वाले केस से फिर सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दिया था कि भाई जो हजार्डस इंडस्ट्रीज है उनकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर इस तरीके की एक्टिविटी हुई है देन यू हैव टू पे, यू हैव टू कंपनसेट। और इस तरीके के केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो तुरंत जो आसपास जो फैक्ट्री है उसको तुरंत बंद करवा सकता है।
ठीक है, क्लियर हो गया सेक्शन। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 164, डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड एंड वाटर बॉडीज। ये सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 145 था और इन बीएनएसएस का सेक्शन 164 है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है 164, ये एक्चुअली मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू द लैंड या वाटर, ये स्पेसिफिकली लैंड और वाटर के लिए है, और जिससे कि पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो मजिस्ट्रेट उस समय इंटरवेन कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होगा कि भाई कोई भी लेक है या कोई भी पॉन्ड हो गया यानी तालाब हो गया, उसमें कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है या किसी भी फॉरेस्ट लैंड का कोई इलीगल तरीके से यूज करता है, या तो फिर कोई रिवर डिस्प्यूट हो गया, ये कम्युनिटी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो मजिस्ट्रेट जो है अंडर दिस सेक्शन इन्वेस्टिगेट करेगा तुरंत के तुरंत और पब्लिक रिसोर्सेज को जो है वो मेंटेन करेगा। ये इस केस में यानी कि इस सेक्शन के अंदर ये कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सेक्शन 164 जो है इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लैंड और वाटर। बाकी और चीज और किसी चीज के पॉल्यूशन से रिलेटेड ये नहीं है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू द लैंड और वाटर। इसमें एक केस आता है हिंच लाल तिवारी वर्सेस कमला देवी। हिंच लाल तिवारी वर्सेस कमला देवी। इसमें क्या हुआ था कि एक गांव का तालाब था, उसको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट कर दिया गया, तो प्रेम दिया कि नहीं पॉन्ड को रेस्टोर किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे पॉन्ड्स हो गए, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स। क्लियर? अब ये हमारे केवल 4 सेक्शंस हैं बीएनएसएस से रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो बाद में आए हैं उनको मैं फिर से बता देती हूँ। हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल प्रोविजंस रिलेटेड टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें 4 सेक्शंस मैंने आपको करवाए हैं। सेक्शन नंबर 152 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन नंबर 153 जिसमें इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, और सेक्शन नंबर 163 अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, और सेक्शन 164 ये मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो जाता है। अब आप बताइए, यहाँ से किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछिए। मैम इसमें क्वेश्चन भी आते हैं सेक्शन पे डायरेक्ट? हाँ जी, कोई नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये चारों सेक्शन आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा और बीएनएसएस में कोई सेक्शन नहीं है। ऐसे अलग स्पेसिफिक सेक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आया तो है ही छोटा सा, ऐसे आया तो फिर वेरी शॉर्ट में आएगा, अदरवाइज आता नहीं है। 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो यही आता है। मैडम सेक्शन 281 282 बीएनएस का भी आएगा? ये नहीं बीएनएस का मैं अब आपको करवाऊंगी। अभी हमने करा है बीएनएसएस, यानी जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था ना, आप अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ना कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है नहीं, है ना, रिपील हो गया, तो हमने उसकी जगह करा है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्योंकि सेक्शन नंबर चेंज हो गया ना, प्रोविजन तो वही है, अंदर का मटेरियल सारा वही है, बस सेक्शन नंबर चेंज है। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोविजंस अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो अभी आप बोल रहे थे कि 281 ये सब। तो देखो भारतीय न्याय संहिता जो है, यानी कि पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड को इसने रिप्लेस किया है। तो इंडियन पिनल कोड क्या था आपका? सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ था। ऐसे ही जो बीएनएस है ये भी आपका सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है।
इसमें भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगी बट इनडायरेक्टली वो इन्वायरमेंट को और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं कि अगर कोई भी पर्सन पोल्यूशन क्रिएट करता है या पब्लिक न्यूसेंस करता है या वो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाता है, देन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स और आई कैन से कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस which protects the environment. अब कौन कौन से प्रोविजन है, तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 270 बीएनएस का पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 270 पब्लिक न्यूसेंस, पहले ये सेक्शन 268 होता था आईपीसी का, अभी ये सेक्शन 270 है। अब ये सेक्शन 270 है, ठीक है। तो 270 क्या कहता है? 270 बात करता है पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। आपने टोर्ट्स में न्यूसेंस पढ़ा था, कितने तरीके का होता है? ये मैडम सर बहुत सारे होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस और ये एब्सोल्यूट और ऐसे कर करके बहुत सारे थे, तो भूल भी गए। नहीं, न्यूसेंस तो दो ही तरीके के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो आप बाकी एब्सोल्यूट कह रहे हो तो लायबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें मैडम जो वो है कि दो पढ़े थे हम लोगों ने, एक तो जिसमें कि पब्लिक प्रोटेक्शन से रोड को कोई हार्म पहुंचाता है, तो वहाँ पे पब्लिक को इश्यू, जिसकी वजह से पूरी आम पब्लिक को इश्यू होता है, तो पब्लिक के अगेंस्ट हो गया, गवर्नमेंट के हो गया। दूसरा था उसके अंदर आम पर या पर्सनली किसी को प्रॉब्लम होती है उसके किसी भी एक्ट से, दो ही थे। हाँ, मतलब के पब्लिक न्यूसेंस पढ़ा था और प्राइवेट न्यूसेंस पढ़ा था, दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर केवल एक ही तरीके का न्यूसेंस है। आईपीसी में भी केवल एक ही टाइप का न्यूसेंस था, वो था पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी एक्ट या कोई भी इलीगल ओमिशन विच कॉजेज इंजरी, डेंजर, annoyance और harm to the public और people living nearby। मतलब के जो अगर कोई भी एक्ट है या कोई भी इलीगल ओमिशन है जो कि इंजरी कॉज कर रहा है या डेंजर क्रिएट कर रहा है या अनोयंस कर रहा है या जनरल पब्लिक को हार्म पहुंचा रहा है, उसके आसपास जो भी पब्लिक रह रही है उनको हार्म पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये मेनली एप्लीकेबल होता है हर तरीके के पोल्यूशन पे, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो एयर को पोल्यूट करती है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप वेस्ट को डंप करते हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, या जो नेचुरल वाटर चैनल्स है उनको आप ब्लॉक करते हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो? आप पब्लिक न्यूसेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हो। यहाँ पे भी अगेन वही वाला केस आ जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद, सेक्शन 270। सेक्शन 271 में दिया हुआ है आपका नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। सेक्शन 269 आईपीसी का था, बीएनएस का है सेक्शन 271। ये वाला जो प्रोविजन है ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे प्रोविजन ना एक जैसे हैं। 270 में हमने क्या पढ़ा है? पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। 271 में है नेग्लिजेंट एक्ट जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। मैडम वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो नेग्लिजेंट एक्ट है सेक्शन 271 में। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट जो कि इन्फेक्शियस डिजीज को स्प्रेड कर रहा है, जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक, पर यहाँ नेग्लिजेंट एक्ट है। तो ये कहता है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी डिजीज फैलती है
आपके नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, किस कारण की भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंटामिनेटेड वाटर सोर्स हो गया, या कोई इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह से, या पुअर सैनिटेशन हो गया, या पॉल्यूशन की वजह से डिजीज फैल रही है। तो ये सेक्शन जो है ये मेनली एनवायरमेंटल हाइजीन और पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है। तो अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, नेग्लिजेंट एक्ट हो रहा है, देन द पर्सन विल बी लायबल। जो भी फैला रहा है वो उसकी लायबिलिटी बनेगी। 271 के बाद आता है 272। 271 और 272 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सेक्शन 272 कहता है मैलिग्नेंट एक्ट्स लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। पहले वाले में आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे थे, 272 में आप जानबूझ करके मैलिशियस इंटेंशन के साथ में इन्फेक्शन फैला रहे हो, मैलिग्नेंट एक्ट कर रहे हो जानबूझ करके। जैसे कोरोना के समय पे वीडियोस नहीं आई थी कि जो लोग मतलब चाइना से वीडियोस आई थी कि कोई स्पिट कर रहा है, कोई जानबूझ कर इधर उधर टच कर रहा है ताकि लोगों को इन्फेक्शन फैले। तो ये इस तरीके इस सेक्शन में वो चीज कवर होगी। तो डेलिबरेट अगर कोई एक्ट कर रहा है which spread infectious disease, then the person will be liable। अब deliberate act में क्या आएगा कि भाई जानबूझ करके वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट करना, उसमें कुछ भी ऐसा मिला दे रहे हैं पानी के अंदर ताकि लोग बीमार हो जाएं। हेजार्डस डंपिंग अगर हो रही है, इंटेंशनली पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ को डैमेज करने के लिए, तो जो भी कर रहा है डब्बे के लिए फेमस है, लेदर के लिए फेमस है। हाँ, तो क्या था, गंगा किनारे कानपुर में ना लेदर टेनरीज थी। अब जो वो लेदर बनता था वो सारा वेस्टेज गंगा में जाता था। ये मेनली तभी ये केस आया था। तो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने गंगा के किनारे जितने भी इंडस्ट्रीज थी ना उन सबको बंद करवा दिया था कानपुर में। उनको कहा था आप शिफ्ट करिए यहाँ से। ठीक है, इसमें मतलब ये कहने का मतलब है कि इसमें जो झरने या पानी है उनका बहाव जो है किसी तरीके से रोक देना या इंटरप्ट कर देना, यही रोक देना नहीं 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 नहीं, रोकना नहीं है, पोल्यूट करना है ना मैडम, कंटामिनेट करना, पोल्यूट करना है, कंटामिनेट करना है। जो भी उनकी वेव्स है उसको हमने वो एक तरीके से वो कर दिया ना, इंटरप्ट कर दिया, झरने पे नहाने का फन बना दिया, जैसे पोल्यूट कर दिया। हाँ जी, जैसे उसमें कुछ मिला दिया मिश्रा जी, कुछ मिला दिया जन्नत कैंपटी समझो। फाल पे भाई साहब, कैंपटी फाल पे जाके साबुन लगा के नहाने लग जाओ। ये 272 में बात हो चुकी है मिलाने वाली।
नहीं 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 नहीं, सुनिए मेरी बात, यहाँ पे भी जो 272 था ना, उसमें केवल पानी में ही मिलाना नहीं था सर। अच्छा, ये मैं समझ गया, ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ये वैसे है। हाँ, ये प्रॉपरली ये केवल और केवल पानी से रिलेटेड सेक्शन है। हाँ जी, वहां तो आप अदर चीजें भी उसमें कवर हो रही थी, वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए आप कर रहे थे, लेकिन ये आप पानी को ही स्पेसिफिकली पोल्यूट कर रहे हो, वहां तो है रमेश ना? जी जाके कपड़े धो दो, नदी में गए कपड़े धो दिए आपने हाँ, ये साबुन भी, लगा के, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें आ या जाएगा। भैंस नहला दी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, जैसे नॉर्मली गांव में होता है हाँ खूब होता है जी। कि जो तालाब होते हैं उसमें भैंस हम्म, घुसा दी। हम्म। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो वो इस सेक्शन में आ जाएंगे, उन पे केस किया जाए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। जानवरों की किस्मत ज्यादा सही है, वो हमेशा स्विमिंग पूल में नहाते हैं। स्विमिंग पूल में नहाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, स्विमिंग पूल में नहाने वाले डूब भी जाते हैं। चलिए, उसके बाद आता है सेक्शन 278। ये कहता है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। मतलब आप दे रहे हैं कि ये हार्मफुल हो जाता है किसी भी पर्सन के की हेल्थ के लिए इन जनरल। कैसे? एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देना, जिसमें आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गई, टॉक्सिक गैसेस हो गई, या कोई भी हैजार्डस मटेरियल है उसको अगर जला दिया है, केमिकल पोल्यूशन हो गया, तो ये सब इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि सेक्शन 278 इज मेनली रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन। तो अगर ये किया जा रहा है देन यू विल बी लायबल। इसमें आप एमसी मेहता का केस डाल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड, कि भाई जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में करवा रही हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में एक सेक्शन आप करोगे ना तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो एक एक लाइन में नोट कर लो या अंडरलाइन कर लो कि भाई ये सेक्शन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। फिर आता है सेक्शन 286, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। अगर कोई भी जहरीला पदार्थ है आपके पास, उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट करते हो, मतलब उसको सही से हैंडल नहीं करते हो या उसको हैंडल करने में आप नेग्लिजेंसी करते हो, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई भी अगर आपके पास हैजार्डस केमिकल है ना, वो अगर सॉइल में रिलीज हो जाता है या वाटर में रिलीज हो जाता है या एयर में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं, तो फिर आपकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। ये कहता है सेक्शन 286। जैसे बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, एक स्टेट में ना एक इंडस्ट्री से भी गैस निकली थी जिसकी वजह से बहुत लोग बेहोश होके गिरे थे। कहाँ हुआ था मैडम एग्जैक्टली? भोपाल जी। भोपाल भोपाल। नहीं, भोपाल गैस भोपाल डिजास्टर तो में अलग था। ये एलजी अभी कंपनी का कोई प्लांट था। हाँ, नहीं भोपाल वाला तो बहुत पुराना हो ये गया। अभी अभी एक एलजी तो, एलजी कंपनी का कोई था 3-4 साल पहले। हाँ, 3-4 साल पहले हुआ था। हाँ जी, वही वाला तो वो उसमें आ सकता है। भोपाल वाला तो है ही नो डाउट, पर अभी भी हुआ था 3-4 साल पहले। फिर उसके बाद आपके ये वाले जो सेक्शन है ये आपके आ जाते हैं बीएनएस से रिलेटेड। इतने ही सेक्शन बहुत है, यही आप याद कर लेना। ये यानी सारे फूड एडल्ट्रेशन के भी इसमें आ जाने चाहिए 286 में भी। फूड एडल्ट्रेशन आप डाल सकते हो, लेकिन याद रख पाओगे इतना? मैं तो करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कराना नहीं, मैं तो वैसे जस्ट अच्छा, आस्किंग हाँ फॉर। बिल्कुल आ सकते हैं। फूड अडल्ट्रेशन का भी आ सकता है, ड्रग अडल्ट्रेशन का भी आ सकता है, मतलब अडल्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो बताया जो आप याद रख सको। अगर आप उनको भी लिख दोगे तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। वो सारे सेक्शन भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक तो आपका पब्लिक न्यूसेंस में आएगा सेक्शन 270। इसके अलावा सेक्शन 271 नेग्लिजेंट एक्ट्स अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि 270 आपका पब्लिक न्यूसेंस हो गया, 271 पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड नेग्लिजेंट एक्ट है, 272 जानबूझ करके इन्फेक्शन फैलाना, 277 वाटर को पोल्यूट करना, वाटर स्प्रिंग्स या रिजर्वोयर,
278 एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस करना या एयर पोल्यूशन आप जिसको कह सकते हो। 278 एक तरीके से एयर पोल्यूशन क्रिएट करना। और 286 पॉइजनस सब्सटेंस को नेग्लिजेंटली ट्रीट करना, मतलब इसको आप एक शब्द में याद रख सकते हो, जहरीले पदार्थ। ठीक है, इतने कर लेना। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो जाएगा? हाँ जी। मैडम सेक्शन 280 है ना, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। सेक्शन 280 सर बीएनएस का होगा, बीएनएसएस का नहीं है। हाँ, बीएनएस के बोल रहा हूँ। हाँ जी, वो इसमें आ तो गया है ना। लो मैं आपको ये सेक्शन मैम नंबर, ये जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो कितने मार्क्स के आ जाएंगे? ये तो आपका आ जाएगा इसमें कई बार ये तो 10 में भी आ जाता है, कई बार 20 में भी आ जाता है। ये तो मैडम 4-5 सेक्शन ऊपर ही क्लब करके लिख दें और बाकी नीचे अपनी कहानी लिखते रहें, यही। हाँ, आप केस लॉज लिख सकते हो। जब आप इसको लिखोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 280 मैंने आपको बताया नहीं है क्या? 280 तो मैंने बताया है ना। 280 नहीं बताया आपने। अच्छा, हाँ हाँ, तो बीएनएस का ही सेक्शन 280 है, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैडम आपने वो 278 में लिखवा दिया था। 278 में लिखवा अच्छा, दिया। मेकिंग एनवायरनमेंट ऑब्नॉक्शियस टू हेल्थ है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। 280, 281 भी आ सकता है। देखो 270 हो गया, 279 हो गया। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, कहीं ऐसा ना हो ना मेरे से भी कोई गलती हो गई हो। देखो 270 हो गया, 271 हो गया, 272 हो गया, 277, यस मैडम। 278 यस मैडम। मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। ये 278 है कि 280 है भाई? एक मिनट मैं भी चेक कर लेती हूँ। ये 280 है मैम। 280 होगा ये शायद, है ना। एक मिनट में फिर भी चेक कर लेती हूँ। 279 है फाउलिंग वाटर पब्लिक स्प्रिंग एंड रिजर्व। एक मिनट, एक सेकंड, मैं बेयर एक्ट ही निकाल लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो हो सकता है मेरे से गलत हो गया। हाँ जी 280 है ये। एक सेकंड में बेयर एक्ट ही निकालती हूँ, जस्ट होल्ड। हेलो, हाँ जी, बेयर एक्ट से मैं आपको बताती हूँ। देखो 270 हो गया आपका पब्लिक न्यूसेंस, 271 हो गया आपका नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। अरे हेलो, मैडम ठीक है। हाँ आवाज आ रही, ठीक है। और 272 आपका हो गया मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। ठीक है, और आपका हो जाता है, वैसे तो ये बीच वाले सेक्शंस भी आ जाएंगे। 279 है आपका फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेयर। 280 है आपका मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। ठीक है, और नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस, ये है आपका सेक्शन 286। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इसमें रखना चाहोगे तो आपका ये भी आ जाएगा क्वारंटाइन वाला, डिसओबीडियंस टू, वैसे ये तो मत रखो, क्वारंटाइन का भी आप इसमें वैसे डाल सकते हो, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल।
ये ऐसा ही है जैसे कोरोना में कोई भी बाहर से आता था ना तो उसको क्वारंटाइन क्या कर दिया जाता था ना कि भाई आप 15 दिन तक के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे। वो क्यों था कि ताकि डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो। तो ये वाला जो सेक्शन है ये मेनली जो पहले जहाज आते थे दूसरे देश से और ये लगता था कि भाई कोई वहां पे बीमारी हो सकती है, इस तरीके की कोई बीमारी फैली हुई है, तो उनको ना कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता था। और अगर वो नहीं मानते थे इस आदेश को तो फिर उनको उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती थी। इसके अलावा आप इसमें अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक भी कर सकते हो इंक्लूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, सेल करने के पर्पज से अगर आप फूड या ड्रिंक में कुछ मिला रहे हो तो इंटेंशन है यहाँ पे। 275 में है सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। आप जहरीले खाने को यदि बेच रहे हो, अभी इस खाने से मुझे एक केस याद आया, 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की। पंजाब में 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें ना बाहर का खाना खाना है। एक 6 साल का बच्चा था, एक 9 साल की बच्ची थी। पेरेंट्स ने बाहर से मोमोज होते हैं ना, मोमोज और चाप लाके दे दी बच्चों को, दोनों बच्चे मर गए। तो ये हमारा ये भी है कि नॉक्शियस फूड को बेचना, तो वो जो पदार्थ जो खाना था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला होगा जिसकी वजह से बच्चों की जान चली गई, तो ये यहाँ पे भी उसकी लायबिलिटी बनेगी। हालांकि वो तो मर्डर के लिए भी बनेगी, बट ये भी सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा है सेक्शन 276 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अगर ड्रग में कुछ भी मिलावट की जा रही है तो वहां भी लायबिलिटी बनेगी। बाकी 278 है, 278 इसके अंदर नहीं आएगा। 279 फॉलिंग वाटर ऑफ स्प्रिंग, पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। 280 मेकिंग एटमॉस्फेयर। 277 बताया था, 277 वो 279 हो गया। जो 277 था वो 279 हो गया, ठीक है। और 280 है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। 286 है फिर नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, बस इतना कर लेना, इतने सेक्शन सफिशिएंट है। ये भी बहुत ज्यादा है मैडम। नहीं अब देखो ये मैं जी जी बताइए। इसमें एक डाउट है, जो जैसे हम लोगों ने बिगनिंग में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें है, तो एनवायरनमेंट हाँ। में तो वही सब खाना इसमें इंक्लूड करना, तो खाने में कुछ जैसे ऐड करना है वो करना है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी ना, तो क्रिमिनल में नहीं, आना उससे चाहिए। इन्फेक्शन तो हो सकता है ना। मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल लॉ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेक्शन है ना, वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब आपने ऊपर सेक्शन 271 हो गया कि भाई कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, तो अगर आप खाने में कुछ भी मिला रहे हो, दवाइयों में कुछ भी मिला रहे हो, तो उससे इन्फेक्शन तो बनेगा ना। कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो इसके अंदर कवर होगा। आप चाहो तो इनसे रिलेटेड ये बीच वाले सेक्शंस डाल सकते हो, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये सेक्शन ऐड कर देना, और अगर नहीं आता है तो वही जो मैंने आपको पहले बताए थे वही 5-6 सेक्शन लिख देना बस। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब मैंने आज आपको 2 टॉपिक करवा दिए हैं, बीएनएस से रिलेटेड प्रोविजंस और बीएनएसएस से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, क्लियर? अभी कितनी क्लास चलेगी? और अभी तो मार्च ही चल रहा है, अभी तो क्लास होंगी आपकी अप्रैल तक, अप्रैल में ही तक क्लास होंगी मेरे हिसाब से। मई में जाके आपका जो एग्जाम्स की डेट है वो आएगी। ओके मैम, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में हाँ मैं आपको करवाऊंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जरूर आता है। ठीक है,
मैडम एक क्वेश्चन पेपर शेयर करना प्लीज, है ना? हाँ, मैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी आपको ये सारे। मैम अभी जो आपने पढ़ा है इसमें कितना % सिलेबस कवर हो गया होगा? अभी आपका कहाँ सिलेबस कवर हुआ है, लो मैं आपको 1 मिनट बुक खोल के दिखा देती हूँ। जस्ट ए मिनट। मेरे ख्याल से अभी तो आपका 20-30% ही हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ। अभी बताती हूँ, जस्ट ए मिनट। देखो आपका, हाँ अभी तो 50% भी नहीं हुआ है जी, वही ये मैम 30% ही मान के चलो, क्योंकि आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है जो था मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, ये मैंने आपको करवा दिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोल्यूशन, है ना। दूसरा मैंने आपको करवाया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए, सीआरपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस हो गए, और आईपीसी वाले प्रोविजन हो गए, ठीक है। अब यही सेकंड वाले पॉइंट में ही आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहता है। ये मैं आपको अभी ऐसे नहीं करवा रही हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे ही मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाऊंगी ना, आपके कई सारे टॉपिक इसी से कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ना कई सारे प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जैसे आपका पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यही कवर हो जाएगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आ जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन वो भी यहीं आ जाएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी यहीं आ जाएगा। तो 4 टॉपिक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ लोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के बाद में मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपका 50% सिलेबस हो गया, ठीक है। अच्छा मैम, ये जैसे 4th सेमेस्टर में तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि बिल्कुल ही ऊपर से जा रहे हैं, मतलब तब से ही लग रहे हैं एडीआर। ओके देन, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए ठीक है फिर, ओके देन, बाय, गुड नाइट।